नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। इस बार मैं अपने बेटे राकेश के साथ 4 वर्ष बाद भारत आई थी। वह तो नहीं आ पाए थे। बिटिया को घर पर ही लंदन में छोड़ आई थी ताकि वह कम से कम अपने पिता को खाना तो समय पर बनाकर खिला देगी। पिछली बार जब मैं दिल्ली आई थी तब पिताजी आईआईटी परिसर में रहते थे। वह प्राध्यापक थे। वहाँ पर 3 वर्ष पहले सेवानिवृत्त होकर आगरा चले गए थे। वहीं पर अपने पुश्तैनी घर में अम्मा और पिताजी अकेले ही रहते थे। पिताजी की सेहत कुछ ढीली रहती थी पर अम्मा हमेशा से ही स्वस्थ थी और घर चला रही थी और पिताजी की देखभाल भी कर रही थी। वैसे भी उनकी कौन देखभाल करता। मैं तो लंदन में बस गई थी। बेटी के ऊपर जोर थोड़े ही होता है जो उसे प्यार से जिद करके भारत लौटने के लिए कहते। बेटा न होने के कारण अम्मा और पिताजी आंसू बहाने लगते और मैं उनका रोने में साथ देने के सिवा और क्या कर सकती थी। पहले जब पिताजी दिल्ली में रहते थे तब बहुत आराम रहता था। मेरी ससुराल भी दिल्ली में ही थी। जाने अनजाने में कोई परेशानी नहीं होती थी। दोपहर का खाना पिताजी के साथ और शाम को ससुराल में आना जाना लगा ही रहता था। मेरे दोनों देवर भी बेचारे इतने अच्छे हैं कि अपनी कारों से इधर उधर घुमा फिरा देते हैं। अब इस बार मालूम हुआ कि कितनी परेशानी होती है भारत में सफ़र करने में। स्टेशन तक गाड़ी पर चढ़ा देते या आगरा से आते समय स्टेशन पर लेने आ जाते। बाकी तो सफ़र की परेशानियां स्वयं ही उठानी थी। वैसे राकेश को रेलगाड़ी में सफ़र करना बहुत अच्छा लगता था। स्टेशन पर जब गाड़ी खड़ी होती तो प्लेटफॉर्म पर खाने की चीज़ें खरीदने की उसकी बहुत इच्छा होती थी। मैं उसको बहुत मुश्किल से मना कर पाती थी। आगरा में मुझे 3 दिन रुकना था क्योंकि 10 दिन बाद तो हमें लंदन वापस लौट जाना था। बहुत दिल टूट रहा था। मुझे मालूम हुआ था यह 3 दिन अच्छे नहीं कटेंगे। मैं मन ही मन भर रोते रहूँगी। अम्मा तो रह रह कर आंसू बहाएंगी और बेचारे अलग होंगे। सक्रिय जिंदगी बिताई थी परंतु अब बेचारे अधिकतर घर की 4 दीवारी के अंदर ही अंदर रहते थे। कभी कभी अम्मा उनको घुमाने के लिए ले तो जाया करती थी परंतु यही डर लगता था कि बेचारे लड़खड़ा कर गिर ना पड़े। रेलवे स्टेशन पर छोटा देवर छोड़ने आया था। उसको कोई काम था इसीलिए गाड़ी में चढ़ाकर वापस चला गया। साथ में कई पत्रिकाएं भी छोड़ गया था। राकेश एक पत्रिका देखने में उलझा हुआ था। मैं भी एक कहानी पढ़ने की कोशिश कर रही थी पर अम्मा और पिताजी की बात सोचकर मन बोझिल हो जा रहा था। गाड़ी चलने में अभी 10 मिनट बाकी थे। तभी एक महिला और उनके साथ लगभग 7-8 वर्ष का एक लड़का गाड़ी के डब्बे में चढ़ा। कुली ने आकर उनका सामान हमारे सामने वाली बर्थ के नीचे ठीक तरह से रख दिया। कुली सामान रख कर नीचे उतर गया। वह महिला उसके पीछे पीछे गई। उनके साथ आया लड़का वहीं उनकी बर्थ पर बैठ गया। कुली को पैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक नवयुवक ने दे दिए। वह महिला उस नवयुवक से बातें कर रही थी। तभी गाड़ी की सीटी बजी तो महिला डिब्बे में चढ़ गई। अच्छा दीदी, जीजाजी से मेरा नमस्ते कहना, उस नवयुवक ने खिड़की में से झांकते हुए कहा। वह महिला अपनी बर्थ पर आकर बैठ गई। अरे बंटी, तूने मामा जी को जाते हुए नमस्ते किया नहीं? उस लड़के ने पत्रिका से नज़र उठाकर बस हाँ हूँ कहा और पत्रिका पढ़ने में लीन हो गया। गर्मी काफ़ी हो रही थी। पंखा अपनी पूरी शक्ति से घूम रहा था परंतु गर्मी को कम करने में वह अधिक सफल नहीं हो पा रहा था। 5-7 मिनट तक वह महिला चुप रही और मैं भी खामोश ही रही। शायद हम दोनों ही सोच रही थी कि देखें कौन बात पहले शुरू करता है। आखिर उस महिला से रहा नहीं गया और वह पूछ ही बैठी कि आप कहाँ जा रही हो? हम आगरा जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रही हैं? मैंने उनसे पूछा। हम तो आपसे पहले मथुरा में उतर जाएंगे। उसने क्या कहा? क्या आप विदेश में रहती हैं? हाँ, पिछले 15 वर्षों से मैं लंदन में रहती हूँ। लेकिन आपने कैसे जाना कि मैं विदेश में रहती हूँ? मैं उनसे पूछ बैठी। आपके बोलने के तौर तरीके से कुछ ऐसा ही लगा। मैंने देखा कि जो भारतीय विदेश में रहते हैं उनका बातचीत करने का ढंग ही अनोखा होता है। वे कुछ ही मिनटों में बिना कहे ही बता देते हैं कि वे भारत में नहीं रहते। आपने यहाँ भ्रमण करवाया अपने बेटे को? उसने राकेश की ओर इशारा करके कहा। मैं तो बस घर वालों से मिलने आई थी। अम्मा और पिताजी से मिलने आगरा जा रही हूँ। पहले वह दिल्ली में रहते थे तो कम से कम मेरा भारत भ्रमण का आधा समय रेलगाड़ी में तो नहीं बीतता था। मेरे लहजे में शिकायत थी। आपके पिताजी दिल्ली में कहाँ रहते थे? उसने उत्सुकता से पूछा।
पिताजी दिल्ली में आईआईटी में 20 वर्ष से अधिक रहे, मैंने कहा। अब वे सेवानिवृत्त होकर आगरा में रह रहे हैं। आपके पिताजी आईआईटी में थे, क्या नाम था उनका? मेरे पिताजी भी वही प्रोफेसर हैं, उनका नाम हरीश कुमार है, मैंने कहा। पिताजी का नाम सुनकर वह महिला सन सी रह गई और उनका चेहरा फीका पड़ गया। वह अपनी बर्थ से उठकर हमारी बर्थ पर आ गई। आप मुझे नहीं जानती, मैं माधुरी हूँ, उसने धीमी आवाज़ में कहा। उसकी वाणी भावावेश काँप रही थी। माधुरी, मैंने अपने मस्तिष्क पर जोर डालने की कोशिश की तो अचानक यह नाम बिजली की तार की तरह मेरी स्मृति में कौंध गया। कमल की शादी मेरे से ही तय हुई थी। यह कहते हुए माधुरी की आंखें छलछला उठी। कमल नाम सुनकर एक बारगी मैं काँप सी गई। 12 वर्ष पहले का हर पल मेरे समक्ष ऐसे साकार हो उठा जैसे कल ही की बात हो। पिताजी ने कमल की मृत्यु का तार दिया था। उनका लाडला, मेरा अकेला चहेता छोटा भाई एक ट्रेन दुर्घटना का शिकार हो गया था। अम्मा और पिताजी की बुढ़ापे की लाठी उनके बुढ़ापे से पहले ही टूट गई थी। कमल ने आईआईटी से ही इंजीनियरिंग की थी। पिताजी और माधुरी के पिता दोनों ही अच्छे मित्र थे। कमल और माधुरी की सगाई भी कर दी गई थी। वह दोनों एक दूसरे के चाहते भी थे। बस हमारे कारण शादी में देरी हो रही थी। गर्मी की छुट्टियों में हमारा भारत आने का पक्का कार्यक्रम था, पर इससे पहले कि हम शादी के लिए आ पाते, कमल ही हम सबको छोड़कर चला गया। हम तो शहनाई के माहौल में आने वाले थे और भाई का तब तक मातम मनाया जा रहा था। मैंने माधुरी के कंधे पर हाथ रखकर उसकी पीठ सहलाई। राकेश मेरी ओर देख रहा था कि मैं क्या कह रही। मैंने राकेश को कहा, तुम भोजन कक्ष में जाकर कुछ खा पी लो और बंटी को भी साथ ले जाओ। अपने पर्स से एक 20 रुपये का नोट निकालकर मैंने राकेश को दे दिया। वह खुशी खुशी बंटी को लेकर चल गया। उनके जाते ही मेरी आंखें भी छलछला उठी। अब पुरानी बातों को सोचने से दुखी होने का क्या फ़ायदा। माधुरी, हमारा और उसका इतना ही साथ था। मैंने सांत्वना देने की कोशिश की। यहाँ उनका धन्यवाद करो कि वह तुमको मझधार में छोड़कर नहीं गया, तुम्हारा जीवन बर्बाद होने से बच गया। दीदी, मैं सारा जीवन उनकी याद में अम्मा और पिताजी की सेवा करके काट देती। माधुरी कमल की मृत्यु के बाद बहुत मुश्किल से शादी करने के लिए तैयार हुई थी। यहाँ तक कि अम्मा और पिताजी ने भी उसको काफ़ी समझाया था। कमल की मृत्यु के 3 वर्ष बाद माधुरी की शादी हुई थी। तुम्हारे पति आजकल मथुरा में है? मैंने पूछा। हाँ, वही वहाँ तेल शोधक कारखाने में नौकरी करते हैं। तुम खुश हो ना माधुरी? मैं यूं ही पूछ बैठी। हाँ, बहुत खुश हूँ। वह मेरा बहुत ध्यान रखते हैं, बड़े अच्छे स्वभाव के हैं। मैं तो स्वयं ही अपने दुखों का कारण हूँ। जब भी कमल का ध्यान आ जाता है तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। वे बेचारे सोच सोच कर परेशान होते हैं कि उनसे तो कोई गलती नहीं हो गई। सच में दीदी, कमल को मैं अब तक दिल से नहीं भुला सकी। माधुरी फूट फूट कर फिर से रोने लगी। मेरी आंखों में भी आंसू बहने लगे। देर बाद हम दोनों ने आंसू पोंछ डाले। मुझे पिताजी से मालूम हुआ था कि चाचा चाची आगरा में इतने पास हैं, मिलने की इच्छा भी होती, पर इनसे क्या कहकर उनको मिलवाऊंगी, यही सोच कर रह जाती हूँ। माधुरी बोली, अगर मिल सको तो वे दोनों ही बहुत प्रसन्न होंगे। पिताजी के दिल को काफ़ी चैन मिलेगा। मैंने कहा, पर अपने पति से झूठ बोलने की गलती मत करना। मैंने उसे सुझाव दिया। अगर कमल की मृत्यु ना होती तो दीदी आज आप मेरी नंद होती। माधुरी ने आहत मन से कहा। उसकी इस बात का क्या उत्तर देती? उसे गए काफ़ी देर हो गई थी। मथुरा स्टेशन भी आने ही वाला। तुमको लेने आएंगे क्या स्टेशन पर? मैंने ही बात को बदलने के विचार से कहा। कहाँ आएंगे दीदी, गाड़ी 3 बजे मथुरा पहुँचेगी, तब वे फैक्ट्री में होंगे और गाड़ी भेज देंगे। घर पर भी शाम के 7 बजे से पहले नहीं आ पाते। इंजीनियरों के पास काम अधिक ही रहता है। तभी दोनों लड़के वहाँ पर आ गए। माधुरी का बंटी बहुत ही बातें करने लगा। वह राकेश से लंदन के बारे में खूब पूछताछ कर रहा था। राकेश ने उसे लंदन से पिक्चर पोस्ट कार्ड भेजने का वादा किया। उसने अपना पता राकेश को दिया और राकेश का पता भी ले लिया। गाड़ी वृंदावन स्टेशन को तेज़ी से पास कर रही थी कि कुछ ही देर में मथुरा जंक्शन के आउटर सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हो गई। यह गाड़ी हमेशा ही यहाँ खड़ी हो जाती है, पर आज इसी बहाने कुछ और समय आपको देखती रहूँगी। माधुरी उदास स्वर में बोली। मैं कभी बंटी को देखती तो कभी माधुरी को। कुछ मिनटों बाद गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी और मथुरा जंक्शन भी आ गया। एक कुली को माधुरी ने सामान उठाने के लिए कह दिया। बंटी राकेश को टाटा करके डब्बे से नीचे उतर चुका था और सामान भी नीचे जा चुका था। माधुरी के विदा होने की बारी थी। वह झुकी और मेरे पाँव छूने लगी।
मैंने उसे सीने से लगा लिया। हम दोनों ही अपने आंसुओं को अंदर ही अंदर पी गई। फिर माधुरी डब्बे से नीचे उतर गई। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ, ड्राइवर बाहर प्रतीक्षा कर रहा होगा। बंटी बेटा, बुआ जी को नमस्ते करो, माधुरी ने बंटी से कहा। बंटी भी अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा था। उसने हाथ जोड़ दिए। माधुरी अपनी साड़ी के पल्ले से आँख की नमी को कम करने का प्रयास करते हुए वहाँ से चल दी। उसके अंदर पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं था। कुछ समय बाद मथुरा जंक्शन की भीड़ में यह दोनों आंखों से ओझल हो गए। अचानक मुझे ध्यान आया कि मुझे बंटी के हाथ में कुछ रुपए दे देने चाहिए थे। अगर वक्त ही साथ देता तो बंटी मेरा भतीजा होता। अब क्या किया जा सकता था पता नहीं। बंटी और माधुरी से इस जीवन में कभी मिलना होगा भी कि नहीं। अगर बंटी लड़के की जगह लड़की होता तो उसे अपने राकेश के लिए रोक कर रख लेती। यह सोचकर मेरे होठों पर मुस्कान खिल गई। राकेश ने मुझे काफ़ी समय बाद मुस्कुराते हुए देखा था। वह मेरे हाथ से खेलने लगा। भारत में लोग अजीब होते हैं, मिलते बाद में हैं, पहले रिश्ते कायम कर लेते हैं। देखो, आपको उस औरत ने बंटी की बुआ जी बना दिया। क्या बंटी के पिता आपके भाई लगते हैं? राकेश को कमल के बारे में विशेष जानकारी नहीं थी कि मृत्यु के बाद ही वह पैदा हुआ था। उसका प्रश्न सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसा क्या कह दिया कि मैं रोने लगी। मुझे माफ़ कर दो माँ, आप नाराज़ क्यों हो गई? भारत छोड़ने से पहले जरा सी बात पर रोने लगती हूँ। राकेश को अपने सीने से लगा लिया। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। जब अपनों से बिछड़ते हैं तो रोना आ ही जाता है। कुछ लोग अपने ना होकर भी अपने होते हैं। राकेश शायद मेरी बात नहीं समझा था कि बंटी कैसे अपना हो सकता है। एक बार रेलगाड़ी में कुछ घंटों की मुलाकात में कोई अपने जैसा कैसे हो सकता है। लेकिन इसके बाद उसने मुझे कोई परेशान नहीं किया और अपनी पत्रिका में फिर से खो गया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगा यह भी हमें ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी पढ़ने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की।